हेलो नमस्कार दोस्तों, समय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नई वीडियो लेके आए हैं जो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं, उसके अलावा वनडे के सभी एग्जामों में पूछे जाएंगे जिस परीक्षाओं में ज्योग्राफी पूछी जाती है। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारत का वह कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक उत्पादन करता है किस चीज़ का? रबड़ का। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो देखिए, इसका 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका क्या सही जवाब होगा। वैसे हम सही आंसर जो होगा उसको बताते हुए सभी ऑप्शनों की व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक उत्पादन करता है रबड़ का, तो वह केरल है। ठीक, दूसरे नंबर पे दोस्तों तमिलनाडु है और तीसरा जो नंबर है वह कर्नाटका का है। अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो प्रथम देश जो है मलेशिया है। कौन है? मलेशिया। मलेशिया का जो स्थान है जो दोस्तों वो पहला स्थान है। यह रबड़ का 24.3% उत्पादन करता है। कितना है? 24.3% पूरे विश्व में। दूसरा स्थान जो है इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया का, ठीक, इंडोनेशिया जो है 20% रबड़ उत्पादित करता है। और वहीं तीसरा जो स्थान है दोस्तों वह भारत का है। तीसरा स्थान भारत का है। भारत जो है जो 6.8% रबड़ उत्पादित करता है। चौथे स्थान पर दोस्तों श्रीलंका है। कौन है? श्रीलंका। श्रीलंका जो है 4.2% रबड़ उत्पादन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है इसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो यह जो है इसका सही जवाब होगा 5 जून को। ठीक, पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वप्रथम जो है स्टॉकहोम में एक सम्मेलन, शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था। यह हुआ था 1972 ईस्वी में। कब? 1972 ईस्वी में। उसी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, उसी समय से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने जाने लगा। कब से? 1972 से। कौन सा सम्मेलन था? तो यह सम्मेलन था स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो इसमें जो दोस्तों इसका सही जवाब होगा तीसरा नंबर का होगा चाय, क्योंकि कपास, जूट, आलू ये जो हैं आपकी नकदी फसल है। नकदी फसल किसे कहते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। नकदी फसल उन फसलों को कहा जाता है जो फसल उत्पादन के पश्चात बाजार में बेचा जा सके। अर्थात जूट, आलू ये सब क्या है? नकदी फसल है। चाय जो है यह जो आपका है, इसको जब भी हम खेती करके लाते हैं तो इसे परिमार्जित करने के बाद ही बेचा जाता है, तो ये नकदी फसल में नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, नर्मदा परियोजना विवाद से कौन सा राज्य संबंधित नहीं है? तो दोस्तों आपको बता दें कि नर्मदा परियोजना विवाद से ये सभी राज्य संबंधित हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना बृहत्तम परियोजना में से एक परियोजना है जो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है ये 87% है इसका विस्तार। गुजरात में 11% है और महाराष्ट्र में 2% ये प्रवाहित होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे गुजरात में और तीसरा नंबर इसका है जो वह महाराष्ट्र का है। इसके अंतर्गत सरदार सरोवर बांध जो है यह गुजरात में है नर्मदा नदी पर। नर्मदा सागर बांध मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इस तरह से ये सारे बांध नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, नियाग्रा जलप्रपात जो है किस देश में है? तो नियाग्रा जो जलप्रपात है दोस्तों इसमें से किसी में नहीं है, जो कि नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, ओटोरिया झील के मध्य वेलेंड नगर पर स्थित है। कहाँ पे है? ओटोरिया एक जगह है, ओटोरिया एक झील है, उसी के मध्य एक वेलेंड क्या है? वेलेंड नगर है, वहीं पे क्या है? नियाग्रा जलप्रपात। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वह यह है, मार्को पोलो की यात्रा का क्या मार्ग था?
तो आप देख ही रहे हैं, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन यह है वेनिस, रूस, मलेशिया और मंगोलिया, मलाया। 13वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी थी दोस्तों? 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो ने वेनिस, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया, हाँ पूर्वी एशिया, इस तरीके से अपनी यात्रा को कंप्लीट किया था। और ये भौगोलिक और सामाजिक तथ्यों का वर्णन भी किया। और इसकी एक पुस्तक थी, ये जो ग्रंथ था ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो के अंतर्गत इसका वर्णन भी किया है। इसकी पुस्तक कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रेवल, क्या है? ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, मार्को पोलो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है इसे देखते हैं, स्क्रीन पर है। नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई? तो जो नया संसार नामक पुस्तक है दोस्तों, यह जो लिखी गई ईशा बोमेन के द्वारा लिखी गई। ठीक है, इसे नया संसार भी कहते हैं, नया विश्व भी कहते हैं। ठीक है, इस पुस्तक को कुछ भी आ सकता है इस में। मार्टोनी डी की एक पुस्तक है जो मध्य एशिया के नाम से है, मध्य यूरोप के नाम से, सॉरी किस नाम से है? मध्य यूरोप। आगे हंटिंगटन की एक पुस्तक है, उसका नाम है दी पल्स ऑफ एशिया, दी पल्स ऑफ एशिया। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, सही पे नहीं चल पा रही है, तो हम बोल दे रहे हैं इसको। हंटिंगटन की जो पुस्तक है उसका नाम है द पल्स ऑफ एशिया। टेलर की जो पुस्तक है इसका नाम है प्रजातीय भूगोल। क्या है? प्रजातीय भूगोल, प्रजातीय भूगोल। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः चलने वाली कौन सी धाराएं हैं? तो कौन से यूरोप में, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में जो धाराएं चलती है उस धाराएं को क्या कहते हैं? तो वो आपका ऑप्शन ये सही होगा, पछुआ हवाएं हैं। ठीक है, पछुआ हवा, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं पछुआ हवाओं के बारे में। तो पछुआ हवाएं जो होती है सर्वोच्चतम विकास में 40 से 65 अक्षांशों के बीच पाई जाती है। इनकी जो दिशा होती है उत्तर पूर्वी गोलार्धों में दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्वी में होती है। इन्हीं हवाओं के प्रभाव से यूरोप में कुछ अक्षांशीय बंदरगाह सालों भर खुले रहते हैं। अब बता दें एक बार, पछुआ हवाओं का जो सर्वोत्तम विकास होता है 40 से लेकर 65 अक्षांशों के बीच पाया जाता है। इनकी जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में होती है, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व होती है। इन्हीं हवाओं के प्रभाव से यूरोप में उच्च अक्षांशीय बंदरगाह सालों भर खुले रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, इसे देखिए। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वह कैलाश हिमानी में है। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ पे है? तो लद्दाख श्रेणी के उत्तर भाग में कैलाश चोटी से दूसरी ओर 500 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, सॉरी 5000 मीटर से। कितनी? 5000 मीटर से। कहाँ से? लद्दाख के उत्तरी भाग में कैलाश चोटी से 5000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है? तो दोस्तों इसका आप जवाब दें। तो आपको हम बता दें कि इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन 3, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे हैं? ये महाराष्ट्र में हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो अमरनाथ की गुफाएं नहीं है। आपको बता दें दोस्तों कि अमरनाथ की जो गुफाएं हैं यह कहाँ पे है? कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ पे है? कश्मीर में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? दक्षिण पश्चिम एशिया का जो प्रतिनिधि तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो यह जो तेल उत्पादन देश है, दक्षिण पश्चिम एशिया का प्रतिनिधि तेल उत्पादन देश जो है सऊदी अरब है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें। वर्तमान समय में सऊदी अरब एशिया का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, जबकि अमेरिका जो है विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता और निर्यात देश है। अमेरिका कौन सा देश है? उपभोक्ता और निर्यात देश है, जबकि उत्पादन में और भंडारक में सऊदी अरब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, मिस्र की
चलिए देखते हैं, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। सॉरी, प्रश्न ये हम आंसर बता दिए। पूछ रहा है कि मिस्र की जो नील नदी है विश्व में कैसी नदी है। मिस्र की जो नील नदी है विश्व में कैसी नदी है, चौड़ी है कि गहरी है कि छोटी है कि लंबी है। इसका सही जवाब होगा कि लंबी है। ठीक है, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह कितने हैं, 6,690 किलोमीटर, 6,690 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके पश्चात अमेजन है। इसके बाद जो दूसरी बड़ी नदी है अमेजन नदी है। विश्व की सबसे विशाल नदी अमेजन नदी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। समुद्री तल पर समान वायुमंडलीय दाब कितना होता है। समुद्री तट पर सामान्य वायु दाब कितना होता है, तो इसका सही जवाब जो होगा 1013.25 मिलीबार होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें। समुद्री दाब एवं 45 अक्षांश 45 डिग्री अक्षांश जो होता है पर वायुमंडलीय दाब जो होता है 76 सेंटीमीटर, कितने 76 सेंटीमीटर पारा या फिर 1013.25 मिलीबार कह सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई के साथ साथ वायुदाब जो कम होता है तो 300 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब लगभग 34 मिलीबार कम हो जाता है। कितने होता है, 300 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब जो होता है कम होता है। ठीक है, तो ये जो 34 मिलीबार फिर यह कम हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। दो समांतर भ्रंश के बीच अगर कोई भाग धंस गया है तो उस भाग को भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। जब दो समांतर रेखाओं के बीच का चट्टानी भाग नीचे को धंस जाता है तो उसे रिप्त घाटी कहते हैं। जबकि यह बीच का भाग स्थिर और किनारे का भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रैंप घाटी कहते हैं। कौन सी घाटी, रैंप। जब किनारे का भाग दोनों है ऊपर उठ जाता है और बीच का भाग वहीं पे रहता है तो उसे रैंप घाटी कहते हैं। जब बीच का भाग जो होता है वह धंस जाता है, बाकी भाग वैसे ही रहता है तो उसे हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो देखते हैं, बाठा नांगल जो बांध है वो सतलज नदी पे, ये सही है। सलार परियोजना जो है ब्रिज नदी पे है। हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पे है। दामोदर घाटी परियोजना जो दोस्तों है यह गंगा पे नहीं है, यह दामोदर नदी पर ही है। ठीक है, और यह परियोजना जो है इसे पूर्व में बिहार और पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले इसे देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है कि मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये झारखंड में पाया जाता है। थोड़ा इसके बारे में जानें। भारत में यूरेनियम जो है मुख्य रूप से जादूगोड़ा झारखंड में पाया जाता है। एक जगह है जिसका नाम है जादूगोड़ा, थोड़ा सा स्क्रीन पे लिखा नहीं रहा है सही। और अगर थोरियम की बात करें, थोरियम जो है क्या चीज़, थोरियम जो है दोस्तों ये केरल में पाया जाता है। कहाँ पे, केरल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। दो समांतर भ्रंश हैं, इसके बीच में अगर एक भाग उठा हुआ है तो इस भाग को क्या कहते हैं, तो इसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्लॉक पर्वत। दो समांतर भ्रंशों के बीच दिखते या फिर उठे भाग को हम लोग ब्लॉक पर्वत कहते हैं, किंतु ये भू संचलन की दृष्टि से अलग अलग परिस्थितियों के कारण यह बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, खरीफ की फसल की अवधि क्या होती है। तो खरीफ की फसल दोस्तों जो होती है इसकी अवधि जून से सितंबर होती है। अगर वहीं देखा जाए अप्रैल से जून तक तो यह जायद की फसल होती है। कौन सी फसल, जायद की फसल। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक की फसल को दोस्तों क्या कहते हैं, रबी की फसल। कौन सी फसल, रबी की फसल। ठीक है, तो खरीफ की फसल जून से सितंबर के बीच, जायद की फसल अप्रैल से जून के बीच, रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के बीच। ठीक है, कृषि की 3 ऋतुएं होती ये तीनों हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। तो यहाँ पे लगभग कह दिया है, तो
सूर्य की सतह का जो तापमान है दोस्तों, तो इस ऑप्शन के अनुसार इसका ऑप्शन जो है 4 होगा, 5000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसे हम बता दें सूर्य की सतह का या फिर फोटोस्फीयर का जो तापमान होता है दोस्तों 5700 डिग्री सेल्सियस से लेकर, या फिर केल्विन में कहें तो 6000 केल्विन। ठीक है, जबकि सूर्य के केंद्र का जो तापमान होता है 1.5 से लेकर 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। कौन सा तापमान? सूर्य के केंद्र का तापमान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सिल। सिल क्या है? सिल कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित जो समांतर चादर होती है उसी को हम लोग सिल कहते हैं। ठीक है, जैसे जब मैग्मा निकलता है तो यहाँ पे पट्टी होती है, परत होती है, यहाँ पे एक परत होती है, इसी के बीच में जब मैग्मा यहाँ पे जाके जम जाता है तो यही क्या बन जाता है? सिल। एक ऐसी है कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर जो चादर को ही क्या कहा जाता है? सिल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? तो चट्टानों की जो घुलनशीलता होती है वह चूना पत्थर क्षेत्र में प्रमुख होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जोन स्ट्रेटा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया है? तो यह है टेलर महोदय। जोन स्ट्रेटा थ्योरी को प्रवास कटिबंध सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, यह सिद्धांत मानव प्रजातियों के संबंध में प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार पुरानी प्रजातियां प्रवास करके महाद्वीपों के किनारे तथा बाद में विकसित प्रजातियां महाद्वीपों के भीतरी भागों में बसती हुई पाई जाती हैं। ठीक है, जोन स्ट्रेटा थ्योरी का जो प्रतिपादन है वह टेलर महोदय ने किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस जनगणना वर्ष में भारत की जनसंख्या ऋणात्मक हुई थी? ध्यान दीजिएगा। तो यह जो है वर्ष 1921 में हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 है। और 1921 में जनगणना वृद्धि में कमी हुई थी। ठीक है, इसे देखते हैं, इसके बारे में कुछ पढ़ें। 1921 से में 251.32 मिलियन जनसंख्या थी, जबकि 1911 में 252.09 मिलियन जनसंख्या थी। अर्थात अगर इसमें देखा जाए अंतर तो 0.77 मिलियन की कमी हुई थी। फिर से एक बार देख लीजिए, वर्ष 1921 में 251.32 मिलियन जनसंख्या थी, जबकि उससे पहले 1911 में 252.09 मिलियन जनसंख्या थी। अर्थात अगर दोनों का अंतर निकाला जाए तो 0.77 मिलियन की कमी हुई थी। इसे जननांगीय विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है या बसा हुआ है? ठीक है, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी, किसकी राजधानी? फ्रांस की राजधानी, फैशन नगरी भी कहा लीजिए, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, यह सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस को फैशन नगरी भी कहा जाता है। कौन सी नगरी? फैशन नगरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संसार की छत कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? संसार की छत कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। विश्व में सर्वाधिक ऊंचा पठार होने के कारण पामीर का गांठ या पामीर का पठार को विश्व का छत कहा जाता है। यह लगभग 4500 मीटर, कितना? 4500 मीटर से अधिक ऊंचा है। 4500 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। ठीक है, अधिक ऊंचा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है? ठीक है, तो यह होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर, कहाँ पे होता है? मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, अगर बात की जाए तो 22 दिसंबर को सूर्य जो मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, अतः
वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा कहाँ पे है? दक्षिणी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है। और 23.5 डिग्री 23.5 अंश है, ठीक है। कितनी है? अगर बात किया जाए तो ये जो है आपका 23.5 डिग्री, ठीक है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। आज के लिए इतना ही। हाँ, फिर अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू आप सभी दोस्तों का, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।